नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेंकटेश आप लोगों के बीच में फिर से आया हूँ। केएमजेएम का छोटा सा सैनिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा लेकर मैं आपके पास आया हूँ। तो हम बात करेंगे आज, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। कल का जो टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि बैंक अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करता है, आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करके मैं आप लोगों को थोड़ा सा और विस्तार में क्लियरली बताता हूँ कि ये अनसिक्योर्ड लोन, कल मैंने बताया था सिक्योर्ड लोन में कैसे होता है। मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी है बैंक के पास, तो बैंकिंग सिस्टम ये कैसे लिखता है, उनके खाते में वो कैसी चीज़ें लिखता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफ बैंक होता है, एक तरफ आप होते हो। आपने बैंक के पास गए और बैंक को बोला कि मुझे 500 रुपये का लोन चाहिए। बैंक के पास ऑलरेडी 1000 रुपये पड़े थे डिपॉजिट्स में। अब 1000 रुपये डिपॉजिट में थे, आप गए बैंक के पास 500 रुपये मुझे लोन दो बोला। तो बैंक होना क्या चाहिए था, बैंक वो 1000 रुपये जो ऑलरेडी बैंक के पास पड़े थे उसमें से 500 रुपये आपको अगर देता तो बात समझ में आती है कि बैंक बोलता है कि आपको 500 रुपये का लोन चाहिए, तो आपको एक कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी हो वो मेरे पास गिरवी रखनी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू कम से कम 800 रुपये होनी चाहिए। तो वो आपकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, आपका गहना भी हो सकता है, आपकी कार, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है। तो वो प्रॉपर्टी आप बैंक के पास मॉर्गेज करोगे, सिक्योर रखोगे और फिर बैंक आपको 500 रुपये देगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि बैंक के पास ऑलरेडी 1000 रुपये थे डिपॉजिट में, आपको 500 रुपये देना है। तो बैंक ने बोला 800 रुपये पहले मेरे पास रखो, 800 रुपये की प्रॉपर्टी मेरे पास रखो तो मैं आपको 500 दूंगा। तो इसमें प्रॉपर्टी देखो खेल कैसे चल रहा है। आपने आपकी 800 रुपये की प्रॉपर्टी गिरवी रखी बैंक के पास, लेकिन बैंक ने वो 500 रुपये इसमें से नहीं दिए, 1000 रुपये में से नहीं दिए। तो कुल मिला के अब बैंक की प्रॉपर्टी कितनी हो गई, पहले के 1000 रुपये जो डिपॉजिट थे बैंक के पास वो, प्लस आपकी 800 रुपये की प्रॉपर्टी बैंक के पास चली गई। तो कुल मिला के बैंक की प्रॉपर्टी हो गई 1800, प्लस जो 500 रुपये हवे में से क्रिएट करके या कहीं से इलीगल तरीके से बैंक ने आपको जो लोन दिया, वो 500 रुपये भी बैंक की प्रॉपर्टी। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस तरीके से बैंक्स लिखते हैं अपने अकाउंट में। 1000 रुपये उसके पास डिपॉजिट पड़ा था, 800 रुपये की प्रॉपर्टी आपके पास से ले ली सिग्नेचर करा के सारे पेपर्स के ऊपर, और आपको 500 रुपये कहीं और से दिला दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस खेल का दूसरा पहलू, जरा समझने की कोशिश कीजिए आप। बैंक के पास बैंक जो होता है ये उतनी ही पेपर करेंसी, आरबीआई जो होता है वो उतनी ही पेपर करेंसी छाप सकता है जितना उसके पास गोल्ड रखा हुआ है रिजर्व में, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू बोलते हैं। तो बैंक के पास एट प्रेजेंट 422 मेट्रिक टन्स का सोना रखा हुआ है, लगभग 422 मेट्रिक टन्स का आरबीआई के पास सोना रखा हुआ है। तो बैंक उस सोने की कीमत जो है वो लगभग अराउंड 5 लाख करोड़ की है। तो बैंक 5 लाख करोड़ ही आरबीआई पेपर करेंसी छाप सकता है, बैंक नोट छाप सकता है। मैं रुपया नहीं बोल रहा हूँ, मैं बैंक नोट बोल रहा हूँ। बैंक नोट ये है, ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ऐसे जितने भी नोट्स आपके पास है ये सारे के सारे बैंक नोट है, ये वचन पत्र है, ये प्रॉमिस है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। तो अगर ये वचन पत्र है तो मेरा रुपया किधर है, क्वेश्चन मार्क। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गाइस, बैंक उतना, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, बैंक उतनी ही पेपर करेंसी छाप सकती है जितना बैंक आरबीआई के पास गोल्ड पड़ा हुआ है, गोल्ड रिजर्व, जो कि 422 मेट्रिक टन्स के आसपास है। तो वो 422 मेट्रिक टन्स गोल्ड की कीमत जो है वो लगभग अराउंड 5 लाख करोड़ के आसपास आती है। तो 5 लाख करोड़ के ही पेपर नोट्स आरबीआई छाप सकता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एट प्रेजेंट मार्केट में 34 लाख करोड़ की पेपर करेंसी घूम रही है। मतलब 5 लाख करोड़ की जो पेपर करेंसी है, जो बैंक नोट है, वो तो लीगल है, लेकिन उसके ऊपर जितने भी है 29 लाख करोड़ का, 34 लाख करोड़ माइनस 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ करो तो बैलेंस जो आता है 29 लाख करोड़, वो सब हवा में बनाया गया है। कहना चाहता हूँ कि ये जो बैंक नोट है, ऐसे जितने भी नोट्स है 10 रुपये, 100 रुपये या 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी है आपके पास, इसके बारे में एक सच्चाई, मैं इसको क्यों नकली बोलता हूँ, इसके बहुत सारे रीजन है। सी देखिए, हमारे केएमजेएम के पास बहुत सारे ऐसे दस्तावेज पड़े हैं जो ये क्लियरली बताता है कि आपके जेब में जो पड़ा हुआ है ये नकली नोट है। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो ये नकली, ये नोट जो है, ये नोट के ऊपर एक वचन लिखा हुआ है, ठीक है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 10 रुपीज, ये लिखा हुआ है, मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, ये प्रॉमिस है। 1968 के पहले का पेपर करेंसी आप देखो जो आरबीआई ने भेजा है, स्क्रीन पे आपको दिखेगा। 1978 के पहले का करेंसी देखो, उसमें ध्यान से देखो, उसमें एक वचन लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑन डिमांड अ सम ऑफ 10 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। मतलब आप किसी भी बैंक में या किसी भी आरबीआई में कहीं पे भी वो नोट लेकर जाते हो तो बैंक बाध्य बनता है उस नोट के बदले में, उस वचन के बदले में आपको रुपया देने का। लेकिन उसके बाद अभी का जो ये पेपर करेंसी है, जो बैंक नोट है, जिसपे ये वचन लिखा हुआ है, ये वचन में से देखो डिमांड, ऑन डिमांड निकाल दिया गया है, मिटा दिया गया है, और एट एनी इशू ऑफ ऑफिस ये भी निकाल दिया। तो इसका मतलब ये वचन बदला गया है, मतलब ये प्रॉमिस बदल दिया गया है, मतलब ये एफिडेविट बदल दिया गया है। आप किसी भी लॉयर से पूछे, किसी भी वकील से पूछे, क्या हम किसी का एफिडेविट बदल सकते हैं क्या? आप अपना एफिडेविट भी कोर्ट में देते हो ना, वो भी नहीं बदल सकते सर।
वो एक कानूनन अपराध है, 7 साल की जेल है और लाइफ टाइम भी हो सकता है इम्प्रिजनमेंट। तो इसके ऊपर तो पूरा वचन बदल चुका है, तो ये नोट तो वैसे भी नकली हो गया, क्योंकि वचन बदला तो ये नोट इनवैलिड हो गया। इनवैलिड मतलब ये नहीं चलेगा, और ये चल इसलिए रहा है क्योंकि आप लोग इसे रुपया मान रहे हैं। आप लोग इसे रुपया मान रहे हैं। वो कहते हैं ना, मानो तो इंसाफ है, नहीं मानो तो नहीं इंसाफ है। अभी फॉर एग्जाम्पल इंडिया की जितनी भी कोर्ट है, कोर्ट में अदालत में फैसले सुनाए जाते हैं, इंसाफ नहीं होता सर, क्योंकि इंसाफ वो होता है जो मैं मानता हूँ। मैं मानूंगा तो वो इंसाफ है, मैं नहीं मानूंगा तो ये इंसाफ नहीं है। कोर्ट ने तो अपना सिर्फ फैसला सुना दिया सर। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये एक तो मैंने प्रूव कर दिया, KMJM ने ये प्रूव कर दिया कि ये प्रॉमिस बदला गया है, तो ये नोट इनवैलिड है। एफिडेविट बदल दिया है, नोट इनवैलिड है, ये नकली। दूसरा, इसके ऊपर देखो RBI लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसी के नीचे लिखा हुआ है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है जरा बताए, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारे कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको कहते हैं हम भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 नाम है। एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो आप भारत के पासपोर्ट के ऊपर आप देखते हो, जो आपका पासपोर्ट होगा उसके ऊपर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होगा, एक वो नाम है। दूसरा, कोर्ट में जाओगे तो यूनियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। कोर्ट जो भी जजमेंट सुनाती है उसमें बोला जाता है कि यूनियन ऑफ इंडिया, और सरकार के पास से अगर कोई सर्कुलर या ऑर्डर निकलता है तो उसके ऊपर लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 3 नाम के अलावा और कोई नाम नहीं है भारत सरकार का। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? अब मैं आपको एक और बताता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कहा जाता था 1947 से पहले, आज़ादी से पहले। बैंक ऑफ इंग्लैंड, जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज करने आए थे तो बैंक ऑफ इंग्लैंड था, और अंग्रेजी सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट वो है, RBI नहीं है, और ना ही भारत सरकार है। तो अगर भारत सरकार ही सेंट्रल गवर्नमेंट है तो इसमें लिख दीजिए भारत सरकार, गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दीजिए। गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों लिख रहे हो भाई? गारंटीड बाय सेंट्रल भारत सरकार लिख दीजिए, गारंटीड बाय गवर्नमेंट